हमारे पास एक कॉन्वेक्स एन साइडेड पॉलीगन है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स गिवन है लेस देन 2019 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है एन की। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है ऑफ ए कॉन्वेक्स एन साइडेड पॉलीगन का 180 इंटू n-2। ये वैल्यू हमें 2019 से कम गिवन है। सो n-2 की वैल्यू 2019 ओवर 180। दैट मीन्स n-2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग से थोड़ी सी कम होगी। 180 इंटू 11 करने पर हमारा आंसर आ जाता है 1980। तो हमारा आंसर 11 पॉइंट समथिंग होगा यहाँ पर। सो n इज लेस देन -2 हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 13 पॉइंट समथिंग। क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स n इंटीजर फॉर्म में ही हो सकता है और n की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 13 पॉइंट समथिंग से कुछ कम ही होनी चाहिए। तो वी कैन से आवर आंसर इन दिस केस विल बी 13। हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है जिसकी रेडियस एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल है, यानी कि हाइपोटेनस के इक्वल है। हमें पता करना है कि इस मेटेलिक प्लेट को मेल्ट करके अगर हम रीकास्ट करें तो ऐसी कितनी प्लेट्स हम बना सकते हैं। यहाँ पर मेल्टिंग और रीकास्टिंग करने में किसी भी तरह के मटेरियल का कोई लॉस नहीं हुआ है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास बात है, अगर इसका हाइपोटेनस हम r लेते हैं तो ये जो दोनों साइड्स होंगी ये इक्वल होंगी r/√2 के। पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें बस ये पता करना है कि सर्कल के एरिया को इस ट्राइंगल में अगर हम डिवाइड करें तो कुल कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो इसका एरिया हम निकालेंगे और उसे एक ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। सर्कल का एरिया होता है πr²। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है ½ इंटू r/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया है r²/4। अगर हम πr², पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 हम यहाँ ले सकते हैं, इंटू r² को डिवाइड कर दें r²/4 से, तो r² तो कैंसिल हो जाएगा और 4 जब ऊपर चला जाएगा तो 12.56 अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा। तो जो नंबर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लेट्स हम बना सकते हैं कंप्लीट, वो कितनी होंगी? 12। कुछ मटेरियल हमारे पास में बचा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 12। हमारे पास एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड हमने ड्रॉ की है से इसका सेंटर है O और ये कॉर्ड है AB। कॉर्ड AB की जो लेंथ है वो सर्कल की रेडियस के इक्वल है। दो सर्कल्स हमने बनाए हैं कॉर्ड के, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड और एक यहाँ पर राइट हैंड साइड हम कह सकते हैं। तो ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये कॉर्ड को टच करते हैं इसके मिड पॉइंट पे और साथ में ये बिगर सर्कल को टच करते हैं। लाइक ये वाला सर्कल यहाँ टच कर रहा है और ये वाला सर्कल इस पॉइंट पे टच कर रहा है। से हमने इसको नाम दे दिया है EF और इस पॉइंट को से हमने नाम दे दिया है C। जो बिगर इंस्क्राइब सर्कल है उसका एरिया अगर हम स्मॉलर इंस्क्राइब सर्कल के एरिया से डिवाइड करें तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी K। हमें K की वैल्यू मालूम करनी है। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरी है दोनों ही सर्कल्स की रेडियस निकालना। सर्कल में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करें तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। नाउ क्योंकि ये सर्कल बिगर सर्कल को टच कर रहा है, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी, जहां पर अगर यहां पर कोई कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करते तो ये एंगल 90 डिग्री होता। तो EC इस लार्जर इंस्क्राइब्ड सर्कल की डायमीटर होगी। ऐसे ही CF स्मॉलर इंस्क्राइब्ड सर्कल की डायमीटर होगी। हम अगर CE निकाल सकें तो CF निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। यहां हम एक काम कर लेते हैं, जो सबसे पहले इनिशियल हमें सर्कल दिया है उसकी रेडियस हम R मान लेते हैं। तो कॉर्ड की लेंथ भी क्या हो जाएगी? R। ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R/2 और ये डिस्टेंस R/2। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम OC डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। ये होगा स्क्वायर ऑफ R माइनस स्क्वायर ऑफ R/2।
2 या 3r² / 4 का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू आर। ये हमारे पास में OC की लेंथ आ गई। अच्छा, OE जो है वो बिगर सर्कल की रेडियस है, दैट इज वो r के इक्वल है, तो लेंथ ऑफ EC हो जाएगी OE दैट इज r प्लस OC दैट इज √3/2r, या इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3/2 इंटू आर। EC हमारे पास आ चुका है। क्या हम CF निकाल सकते हैं? EF ये जो इनिशियल बिगर सर्कल था उसकी डायमीटर है, दैट इज इक्वल टू 2r। तो अगर हमें CF निकालना है तो EF में से हमें सबट्रैक्ट करना होगा EC। EF हो गया है 2r के इक्वल, माइनस EC हमने कैलकुलेट किया है 2 प्लस √3/2r। यहां पर हम r कॉमन ले सकते हैं। 4 माइनस 2 माइनस √3/2 इंटू आर, या ये हो गया है 2 माइनस √3/2 इंटू आर। हमारे पास CF आ गया है, हमारे पास EC आ गया है। ये इन दोनों ही सर्कल्स की डायमीटर है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर हम बिगर सर्कल के एरिया की बात करते हैं जो इंस्क्राइब हमने किया है, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई इंटू डायमीटर के स्क्वायर का 4 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी। डायमीटर है 2 प्लस √3/2 आर का स्क्वायर, इसे 4 से डिवाइड कर दे। ऐसे ही स्मॉलर इंस्क्राइब सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई इंटू अगेन डायमीटर 2 माइनस √3/2 इंटू आर का स्क्वायर ओवर 4। इस एरिया को अगर हम इस एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में K की वैल्यू आ जाएगी। हमें सॉल्व करके K की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। ये जो 4 है वो हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो हम ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ R और R आएगा, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास में K की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3/2 माइनस √3 होल स्क्वायर्ड। इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4√3, और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4√3। सो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। क्योंकि डिनोमिनेटर पे हमारे पास में कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है ऑप्शंस में, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 7 प्लस 4√3 से ऊपर और 7 प्लस 4√3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48 प्लस 7 इंटू 4 28 का डबल 56√3। डिनोमिनेटर पे क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49 एंड 4√3 इंटू 4√3 इज 48। तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर 97 प्लस 56√3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक स्क्वायर है ABCD, साइड्स AB, BC, CD और DA पर हमने पॉइंट्स लिए हैं PQRS, सच दैट AP is to PB, BQ is to QC, CR is to RD एंड DS is to SA का रेशियो 1:n के इक्वल है। हमें PQRS जो स्क्वायर मिला है उसके एरिया का रेशियो पता करना है विद एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। यहां हम एक काम कर सकते हैं, लेट अस से ये जो AP, BQ, CR और DS है ये वैल्यू 1 है, तो PB, QC, RD और SA ये n हो गया है। तो हमारा जो स्क्वायर ABCD है उसकी साइड्स की लेंथ हो गई है n+1, तो इसका एरिया हो जाएगा n+1 का स्क्वायर या 1 + n का होल स्क्वायर। ऐसे ही
पी क्यू आर एस की जो साइड है उसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये वैल्यू होगी n स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। एरिया निकालते समय इस वैल्यू को हम स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस एन स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा 1 प्लस एन स्क्वायर इज टू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। हमारे पास में एक सर्कल है ए बी, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 3 मीटर गिवन है। सर्कल की रेडियस है 6 मीटर। बी सी एक और कॉर्ड है जहां बी पॉइंट ए और सी के बीच में है। ये माइनर आर्क ए सी है। बी सी की लेंथ 2 मीटर गिवन है। हमें ए सी की लेंथ मालूम करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। से ये वाला एंगल है अल्फा और ये वाला एंगल है बीटा। ये हमारा सेंटर है जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम नजर डालें ट्राइंगल ओ ए बी पर, तो ओ ए और ओ बी दोनों की लेंथ हमें गिवन है 6 मीटर। ए बी की लेंथ हमें गिवन है 3 मीटर और ये वाला एंगल है अल्फा। तो अगर हम कोसाइन अल्फा का फॉर्मूला यहाँ लगाएं तो वो क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 6 इंटू 6। किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में से हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ ये साइड है ए, ये है स्मॉल बी और ये है स्मॉल सी, और लेटर से ये एंगल है ए। तो कोसाइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है कॉस अल्फा निकालने के लिए। इसको सॉल्व करते हैं। 36 एंड 36 ये हो गया है 72 माइनस 9, 36 इंटू 2 72, दैट इज 63 ओवर 72 या 7 ओवर 8। ये दोनों ही नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 और 8। क्या हम साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? साइन अल्फा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट। सो 1 माइनस 49 ओवर 68। 64 माइनस 49 करने पर यहाँ पर हमारे पास में आएगा 15 ओवर 64 का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ओवर 15 ओवर 8। तो कॉस अल्फा हमारे पास आ चुका है, साइन अल्फा भी हमारे पास आ चुका है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर 8। ऐसे ही सेम फॉर्मूला अगर हम ट्राइंगल ओबीसी में अप्लाई करते हैं, ये हमारा ट्राइंगल ओबीसी है, ये एंगल हो गया है बीटा, ये 6 है, ये 6 है और ये 2 है। तो कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 6 इंटू 6। 72 माइनस 4 करने पर 68 एंड ये 72 दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल हैं, 17 ओवर 18। तो हमारे पास में कोसाइन ऑफ बीटा की वैल्यू भी आ गई है 17 ओवर 18। ना हम साइन बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं सेम अप्रोच से। साइन बीटा हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर बीटा, दैट इज 17 ओवर 18 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं। 324 माइनस 289 ओवर 18 स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस हो गया है 35। तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 ओवर 18 ये हमारा साइन बीटा हो चुका है। अब हमें लेंथ ऑफ AC निकालनी है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ट्राइंगल OAC में ये एंगल है अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 6 है, ये हमें मालूम करनी है। वापस हम यहां पर कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 2 इंटू 6 इंटू 6। नाउ कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 72 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 72। कॉस अल्फा 7/8 कॉस बीटा, तो 7/8 इंटू 17 ओवर 18 माइनस साइन अल्फा √15 ओवर 8 इंटू √35 ओवर 18 इज इक्वल टू 72 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 72। यहाँ पर एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लिख सकते हैं 8 इंटू 18। 8 goes into 72 9 times, 9 goes into 18 2 times। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 17 इंटू 7 119 माइनस √15 इंटू √35, और इस 2 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 144 माइनस 2x स्क्वायर, रीराइट करते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 119 उस तरफ ले जाएंगे तो 144 माइनस 119 करने पर विल गेट 25 प्लस √15 इंटू √35। ये जो 2 है इसे हम डिनोमिनेटर पे ला सकते हैं, तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो x की वैल्यू क्या होगी 25 प्लस √15 इंटू √35 ओवर 2। ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की वो ये है, √15 का स्क्वायर करने पर 15 आता है, √35 का स्क्वायर करने पर 35 आता है, तो और दोनों को ऐड करने पर 50 आता है, 15 प्लस 35 50, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 25। इसका मतलब है ये √15 प्लस √35 ओवर 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। जब हम इस वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे, बिकॉज ओपन करते समय √15 का स्क्वायर हो गया है 15, ये हो गया है 35 प्लस 2 इंटू √15 इंटू √35, और 2 का स्क्वायर करने पर नीचे हो गया है 4, 15 प्लस 35 ये हो गया है 50। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 25, और 2 से 2 कैंसिल होके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास जो है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका स्क्वायर होगा, रूट हम हटा सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √15 प्लस √35 ओवर 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारे पास में 3 क्यूब्स हैं जिनकी जो एज है उसकी लेंथ इंटीजर में है, उनका सरफेस एरिया जो है उसका सम हमें गिवन है, हमें वॉल्यूम की पॉसिबल वैल्यूज पता करनी है। सरफेस एरियाज का फॉर्मूला हमें मालूम होता है, वो है 6 इंटू साइड स्क्वायर। मान लीजिए 3 क्यूब्स हैं जिनमें से एक की साइड है A, एक की साइड है B और एक की साइड है C, और ये तीनों ही इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर डेफिनेटली। इनके सरफेस एरिया का अगर हम सम निकालते हैं तो वो होगा 6 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 564 गिवन है। हमें इनके वॉल्यूम्स की पॉसिबल वैल्यूज मालूम करनी है। वॉल्यूम होगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, 6 goes into 56 9 times 94, so A square plus B square plus C square is equal to 94, where A, B, C are positive integers। तो किसी भी हालत में हम C की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं ले सकते, बिकॉज 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो A, B और C हमें चूज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 25 36 49
64 एंड 81। अगर हम किसी भी एक साइड को 9 लेते हैं तो उसका स्क्वायर 81 हो गया, तो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम 13 होना चाहिए, तभी हमें 94 मिलेगा। और 13 होने के लिए 4 एंड 9 एक पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स अगर हमारे 3 क्यूब्स की साइड्स की लेंथ हो जाती 2, 3 एंड 9, तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती। ऐसे ही अगर हम एक क्यूब की एज 8 सेंटीमीटर की ले लेते हैं, तो यहां पर जो एरिया निकालते समय स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 64 हो गई। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 94 चाहिए, तो हमें 64 के अलावा 30 और चाहिए। 30 अगर हम इनमें से कोई भी दो नंबर ले लें तो हमारे पास में 30 नहीं आ रहा है, यानी किसी भी क्यूब की एज जो है वो 8 नहीं हो सकती। अगर हम 7 ले लें एज को तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 है। हमें 94 चाहिए, यानी अभी हमें 45 और चाहिए। ये पॉसिबल है अगर हम 9 और 36 को ऐड कर दें। 9 स्क्वायर है 3 का, 36 स्क्वायर है 6 का एंड 49 7 का स्क्वायर है। तो ये भी एक पॉसिबल हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम एक को 25 ले लें, और जैसे ही हम एक को 25 लेंगे हमें जो डिफरेंस है वो लेना है 69। 69 का कॉम्बिनेशन अगर हम लेने की कोशिश करते हैं तो इनमें से किसी एक नंबर को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां से नंबर लेके ये काम नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब इनमें से कोई और नंबर हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो केसेस हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो यहां पर पॉसिबल वैल्यूज जो हैं एजेस की वो ये हमारे सामने आ गई हैं। अब हमें इनका वॉल्यूम निकालना है। अगर हम इस केस को कंसिडर करते हैं तो 2 क्यूब हो जाता है 8, 3 क्यूब 27 और 9 क्यूब 729। ऐसे ही 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 6 क्यूब 216 एंड 7 क्यूब 343। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? यहां पर तो हम कर सकते हैं 343 एंड 27 इज 370 एंड 216 करते ही 586 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन आप जितनी तेजी से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इन तीनों को ऐड करने पर वी गेट 764 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है और यही हमारा आंसर भी है। द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्स। सबसे पहले हमें फोकस करना है एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स को, whose sides are 3 consecutive positive integers and whose perimeter is at most 100. एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते किसको है? वो ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो। और ये हम कैसे पता करें अगर हमें साइड्स की लेंथ गिवन हो? क्योंकि यहाँ पर साइड्स जो है वो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो शुरुआत हम कर सकते हैं 1, 2 एंड 3 से। ये 3 उस ट्राइंगल की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 2, 3, 4 से 3, 4, 5, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे करते अगर हम जाएंगे तो 31, 32, 33, ये भी ट्राइंगल की 3 साइड्स हो सकती हैं। और सबसे बड़ा ट्राइंगल जो हमें मिलेगा वो होगा 32, 33, 34 का, क्योंकि इन तीनों का सम 99 आ जाएगा। एटमोस्ट 100 हमें पेरीमीटर चाहिए। अगर हम इसको 33 कर दें तो सम यानी पेरीमीटर 102 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो कुल मिला के 32 ट्राइंगल्स ऐसे हैं यहाँ पर जो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता करना है कि इनमें से कितने एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपके पास लार्जेस्ट साइड दी गई है उसको आप स्क्वायर करें, बाकी दोनों साइड्स के जो आपको दी गई लेंथ उसको स्क्वायर करके ऐड करें। अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से छोटा है तब तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, इक्वल है तो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, और बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मिलेगा। यहां पर अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो वह है 9, 2 का स्क्वायर है 4, 1 का स्क्वायर है 1। इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि 9 इन दोनों के सम से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे काम का नहीं। सेकेंड केस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 16 9 प्लस 4 से बड़ा है, ये हमारे काम का नहीं है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16,
3 का स्क्वायर 9, ये इक्वल है, ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इनफैक्ट ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 36 25 प्लस 16 41 से कम है, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इनफैक्ट इसके बाद जितने भी ट्राइंगल्स हमें मिलेंगे वो सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखेंगे बड़ा था, इक्वल हुआ और अब छोटे होने लग गए। कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? यहाँ 32 हैं, उनमें से अगर ये 3 केसेस हम हटा दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 29। यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स हमें दिए गए हैं AC एंड BD और ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हम यहाँ बना लेते हैं। कोई स्पेसिफिक शेप के बारे में हम बात यहाँ नहीं करेंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम यहाँ पर बना सकते हैं। सो दिस इज A, B, C, D। नाउ यहाँ पर डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ये एक दूसरे को पॉइंट O पर कट कर रहे हैं। If triangles AOB and COD have areas 4 and 9 respectively, ये एरिया है 4 और ये एरिया है 9, what is the minimum area of ABCD? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्वाड्रिलेटरल के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इस तरह से डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास 4 ट्राइंगल्स यहाँ बन गए हैं। सपोज इस ट्राइंगल का एरिया है x और इस ट्राइंगल का एरिया है y, तो रूल ये कहता है कि ये जो ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं इनके एरियाज का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। अगर आपको ये रूल नहीं मालूम है तो इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। मान लीजिए इसे मैं A ले लूं, इसे B, इसे C और इसे D, और ये वाला एंगल मैं ले लेता हूं थीटा और ये एंगल मैं ले लेता हूं 180 माइनस थीटा। ना हमें मालूम है A इंटू बी इंटू C इंटू D इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू C इंटू D, इसमें तो कोई गलती नहीं है। अब हमने क्या किया, A इंटू बी को एक साथ लिखा और C इंटू D को एक साथ लिखा, पर राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया, B इंटू C को हमने एक साथ लिख दिया और A इंटू D को एक साथ लिख दिया। दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया हर एक प्रोडक्ट को, और अगर हम यहां पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा करें और यहां पर भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा करें तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, अगर मैं इस टर्म को इसको लेता हूं, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये हमारे ट्राइंगल AOB का एरिया हो गया। तो आई कैन राइट डाउन दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इंटू हाफ इंटू C इंटू D इंटू साइन थीटा, हाफ इंटू C इंटू D इंटू साइन थीटा बिकॉज ये एंगल भी थीटा है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। सिमिलरली हाफ इंटू B इंटू C इंटू साइन थीटा, ये हमारे इस ट्राइंगल का एरिया होगा। ना दिक्कत है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, बट एक बेसिक प्रॉपर्टी हमें मालूम होगी ट्राइंगल की कि साइन 180 माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू साइन थीटा। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का अगर हम साइन निकालते हैं तो वैल्यू सेम आती है। तो हाफ इंटू BC इंटू साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा लिखे, साइन 180 माइनस थीटा लिखे, बात एक ही है। तो ये हमारा एरिया हो गया किसका, ट्राइंगल BOC का। और ऐसे ही हाफ इंटू AD इंटू साइन थीटा, ये एरिया हो गया हमारा ट्राइंगल AOD का। एंड यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखी है कि इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। हमें एरिया को मिनिमाइज करना है। नाउ याद रखिए, इस 4 को तो मिनिमाइज कर नहीं सकते, 9 को मिनिमाइज नहीं कर सकते, हमें कोशिश करनी है x और y का जो सम है वो मिनिमम हो जाए। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास काम आएगी कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो उनका सम मिनिमम तब होगा जब वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर मैं x को 6 ले लूं और y को 6 ले लूं, तभी इन दोनों का सम मिनिमम होगा।
अदरवाइज इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लें, मान लीजिए मैंने x को 12 और y को 3 ले लिया तो सम 15 हो जाएगा, 9 और 4 ले लिया तो सम 13 हो जाएगा, 18 और 2 ले लिया तो सम 20 हो जाएगा। ये मिनिमम कब होगा? ये जब दोनों इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई इसकी मिनिमम वैल्यू 12 हो सकती है और ये दोनों एरियाज का सम तो 13 है ही, तो इन चारों का मिनिमम एरिया क्या होगा? 12 प्लस 13 दैट इज 24।